स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सभी जानते हैं चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप की तरह होते हैं वादे, लेकिन अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों पर लागू होने वाले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये शर्त जोड़ दी है, यानी अगले कुछ दिनों में जब पार्टियां के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र निकलेंगे तो उन्हें वादों के साथ उसे पूरा करने का तरीका भी बताना होगा। उस वादे के लिए कितने पैसे लगेंगे और वो पैसे कहां से आएंगे ये भी वोटरों को बताना होगा। क्या पार्टियां ऐसा कर पाएंगी या इनमें भी कोई लूप होल निकलेगा, और क्या इससे चुनाव आयोग का फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मकसद पूरा होगा? इसी पर है हमारी आज की खास चर्चा। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, कांग्रेस के सलमान सोज और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। सलमान, पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या जब अब से कुछ ही हफ्तों में कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आएगा तो उसमें हर वादे के साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी कि उसके पैसे कितने लगेंगे और कहां से आएंगे? देखिए, एक्सप्लेनेशन तो हर किसी चीज़ की होगी, और साथ में मेरे ख्याल में ये भी हमें देखना चाहिए कि जो पैसे की बात है, ख़ास तौर से कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए क्या एलोकेशन होगा, वो कहाँ से आएंगे। जो अब इलेक्शन कमीशन जिस पे गौर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट होगा अभी मुझे पता नहीं। अभी मैंने मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं दो चीज़ें रखना चाहता हूं आपके सामने। एक तो जनता होती है, जो लोग होते हैं, आखिरकार लोगों को अल्टीमेटली पता चल जाता है कि वो कोई वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये तो मेरे ख्याल में लोग कर सकते हैं डिसाइड। दूसरी बात कि जब कोई वादे किए जाते हैं, भाई हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, मुझे लगता है लोगों को वो भी ख्याल रह जाता है कि भाई कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है और कैसे कर सकता है। अब अगर आप हार्ड एंड फास्ट रूल कोई बना देंगे कि भाई आप बताइए इसके साथ आप पैसे लाएंगे, वो कितने होंगे। मेरे सर, जब महाराष्ट्र की सरकार ने जनवरी में इलेक्शन कमीशन कैसे, जब महाराष्ट्र की सरकार ने जनवरी में 57 प्रोजेक्ट अनाउंस किए जिसका कॉस्ट 10,500 करोड़ रुपए होगा, और जो पिछले हफ्ते अजीत पवार कह चुके हैं कि इनमें से एक भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्या लोगों को पता था कि ये वादे कौन और कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे लगता है कि लोग जो हैं आजकल के ज़माने में बहुत अवेयर हो गए हैं, और हर जगह बहुत अवेयरनेस फैल गई है। तो कोई ऐसे वादे करे जो पूरे ना हो सके, लोगों को पता चल जाता है, अखबार निकालते हैं, टीवी पे आ जाता है, डिस्कशंस में आता है। लेकिन देखिए, लूप होल कैसे हो सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कि कोई कहेगा कि भाई, जैसे मैं, चलिए बीजेपी की बात करते हैं, मैं कोई नित्तुचीनी की बात नहीं कर रहा, मुझे ख्याल आया कि उन्होंने कहा कि भाई हम एक डायमंड क्वाड्रिलैटरल ऑफ बुलेट ट्रेन्स बनाएंगे, ठीक है, या हम 3 गुना इनकम्स को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे वो कह सकते हैं, हमारी एम है, हम पूरा वादा नहीं, लेकिन हमारी एम है कि हम 3 गुना ये करेंगे, ये क्वाड्रिलैटरल ऑफ बुलेट ट्रेन्स बनाएंगे। हमारी सिर्फ एम है, इसके लिए हम चलिए 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ या लाख करोड़ कर देंगे, लेकिन वो फिर हो या ना हो वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, सब स्पेसिफिक पॉइंट रखा है सलमान सोज ने, आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं स्पेसिफिसिटी से शुरू करता हूं। मैं आपको याद दिलाऊं कि 5 जून 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा विषय रखा था इलेक्शन कमीशन के सामने, और जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि अंडर द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 123 मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टी क्या मेंशन करती है, ये करप्ट विषय नहीं है। अगर फ्रीबीज भी देती है या जो भी विषय वो रखती है, दैट इज नॉट करप्ट प्रैक्टिस। मगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गाइड किया था कि इलेक्शन कमीशन इस विषय में संज्ञान में ले और कुछ ना कुछ इस पे गाइडलाइंस जरूर इशू करे। तो आज जिस प्रकार से गाइडलाइन आया है, पहले तो मैं बता दूं, हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर जरूर इलेक्शन कमीशन की निगरानी होनी चाहिए। दूसरा विषय है, लोग समझदार हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं हम, ये पार्टी की प्रेरोगेटिव है, और लोग उसमें से क्या समझ सके और किसको वोट करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको याद दिलाऊं, साउथ इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने प्रॉमिस किया था, चर्चा बार-बार हुई है, क्या बीजेपी बताने वाली है कि इसकी फंडिंग कैसे होगी, कब तक होगी, कितने पैसे लगेंगे और ये पैसे कहां से आएंगे?
जरूर बताएंगे। आप देखिए, हम ही वो पार्टी हैं क्योंकि यूपीए की सरकार ने पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करके कहा था कि जी हाँ, जो एनडीए के दौरान जितनी सड़कें बनी थी हम उसमें से बहुत कम बना पाए हैं। 50% से अधिक सड़कें एनडीए के दौरान बनी थी। स्वाभाविक रूप से ट्रैक रिकॉर्ड भी बताती है कि वाकई जो प्रॉमिस करती है पॉलिटिकल पार्टी वो डिलीवर कर सकती है कि नहीं। और हाँ, जो नरेंद्र मोदी जी ने विजन में कहा है कि एक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल होना चाहिए, डायमंड क्वाड्रिलैटरल होना चाहिए बुलेट ट्रेन्स का, बिल्कुल हम उसका बजटिंग भी देंगे और उसको साकार करके भी दिखाएंगे। किसी प्रकार का आशंका मत रखिए, क्योंकि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में हमने जो जो प्रॉमिस किया है वो निभाया है, वो करके दिखाया है। मगर कांग्रेस बताए, मैं कांग्रेस को कहता हूं कि मदर ऑफ ऑल अपीजमेंट, कांग्रेस जो पार्टी है अपीजमेंट ऑफ फ्रीबीज के लिए बहुत फेमस है। वो एक्सप्लेन करे कि किस प्रकार जो सॉफ्ट इमोशंस के साथ वो खेलती है कि माइनॉरिटी जो कोटा है वो कोटा लेके आएगी, वो आज तक लेके नहीं आ पाई है। लिस्ट काफी लंबी है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी। उस पूरे लिस्ट को हम दिखाएंगे अपने स्क्रीन पर। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी ही नहीं, कितने पार्टियों ने क्या क्या वादे किए हैं, वो कितने पूरे हो सकते हैं, ये पूरी फहरिस्त है हमारे पास। कुरैशी साहब को यहाँ पर शामिल करते हैं। कुरैशी साहब, आपको लगता है कि पार्टियां इन आने वाले चुनाव के पहले जो मैनिफेस्टोज निकलेंगी उनमें स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे कि उनकी जो वादे हैं उसके पीछे क्या बजटिंग होगी और वो पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उनसे मशवरा करके गाइडलाइंस बनाए। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इसको इलीगल डिक्लेयर कर देती, लेकिन उन्होंने खुद स्पेसिफिकली कहा कि ये न करप्ट प्रैक्टिस है, न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल या डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन जिस कदम के बेतुकी या बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस होने लग गए थे, तो इसलिए उसको चेक करने के लिए उन्होंने ये एक एडवाइस दी इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कि उसमें क्या हुआ, लेकिन चूंकि उन्होंने इनको कंसल्ट किया और उसके बाद ये गाइडलाइंस इशू की हैं, तो दैट मीन्स उनके पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति होगी। मॉडल कोड तो खुद ही अपनी जगह एक वॉलंटरी एक कोड है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पे रखा है, जो बहुत ही हेल्दी और बड़ी अच्छी बात है। अब कितना प्रॉमिस एक्सेसिव माना जाएगा, ये इतना सिंपल नहीं है। और जब वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा कितनी डिटेल में, कितनी डॉक्यूमेंट के बैकअप से वो बताएंगे कि जी मैं जो वादा कर रहा हूँ उस पर इतने खर्च होंगे और उसको मैं ऐसे ऐसे पूरा करूंगा, ब्रॉड इंडिकेशन ही पॉलिटिकल पार्टी दे पाएंगी। उससे ज़्यादा देना तो संभव नहीं होगा। हम भी बड़े दिलचस्पी से इसको देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती हैं और कितना सहयोग देती हैं इन गाइडलाइंस। लेकिन कुरैशी साहब, बड़ा सवाल, इनके जो एक्सप्लेनेशन होगी और वादे होंगे उन्हें ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि क्या वाकई ये एक फज्ड फिगर नहीं है या किस अनुमान पर ये बना हुआ है? साथ में ही इनका कोई आंसरेबिलिटी नहीं है कि वादे करने के बाद वो कितने समय में उसको पूरा करते हैं। कई पार्टियां कहते हैं हम करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें जवाबदेही है ही नहीं, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने वादा किया पूरा नहीं किया। जी, इसमें दो बातें आपने कही कि एक तो इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, यही तो पेचीदगी है कि उसको साबित करना। और इलेक्शन मैनिफेस्टो इलेक्शन से कुछ दिन पहले या इलेक्शन के दौरान जारी होता है। उस बीच में अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दी भी और फिर उसकी वैलिडिटी के कितना हद तक ये ठीक है, दुरुस्त है, उस पर फिर जांच होती रह जाएगी, वो तो उसी से पेचीदगी आती है। लेकिन दूसरी चीज जो अभी आपसे इससे पहले के कोई वक्ता बोल रहे थे, मैं उससे इस बात से सहमत हूँ कि प्रॉमिसेस अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती तो जनता को जागरूक होना चाहिए कि वो क्या आपने वादे किए थे, आपने पूरे नहीं किए तो हम आपको रिजेक्ट करते हैं। ये जनता का भी तो काम बनता है। और ऑपोजिशन पार्टीज ये मुस्तकिल ये करती हैं कि अगर किसी ने झूठा वादा किया था वो जनता को याद दिला देती हैं, या मीडिया, जैसे अब आप लिस्ट दिखाने वाली हैं, मीडिया याद दिलाता है कि साहब आपने ये प्रॉमिस किए थे, 5 साल हो गए, आपने इसमें से कितने पूरे किए, क्योंकि कुछ जनता की विजडम पे भी तो छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि प्रॉमिस पे थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज अपना थोड़ा सा अंकुश लगा लें, ताकि कोर्ट को इसमें मुदाखलत की जरूरत ही ना पड़े कि हर चीज डंडे के जोर से, अदालत के जोर से, लॉ के जरिए ही की जाए, वॉलंटरी न की जाए। ये हमें सोचना चाहिए।
लेकिन एक ऐसे चुनाव में जहां अब से ही पॉपुलिज्म दिख रही है, शायद मुश्किल होगा। सलमान सोज, एक स्पेसिफिक पॉइंट जो मैंने रखा था जिसको आपने थोड़ा साइड स्टेप कर लिया। जनवरी में 57 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की सरकार ने अनाउंस किए थे। इसका बिल लगेगा करीब 10,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा। इसमें यह भी इंक्लूड है कि 20% बिजली की दरें कम होंगी। अब जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है आपके स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के, अजीत पवार, वो कहते हैं कि इसके लिए पैसे है ही नहीं हमारे पास। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र सरकार एक्सचेकर पर। तो क्यों ऐसे वादे करते हैं? साथ में ही 2009 पर कहा गया था कि जो स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ियां है मुंबई में, उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। अब तक तो कुछ हुआ नहीं। चुनाव के पहले ये प्लान बने कि ये फटाफट हम कर ले। ऐसे कई वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए हैं। क्या अब इस बार ये सब बंद करना चाहिए? जी, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी जो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो मैं ये आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता। मुझे माफ़ी दीजिए उसके बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें जिसके बारे में आपको बहुत स्पेसिफिक पॉइंट दे सकता हूँ और आपके सामने एक सवाल भी उठा सकता हूँ, क्योंकि संबित जी ने कहा, मैं उनको भी याद दिला दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल रूरल रोड्स की अगर बात करें तो 50,000 किलोमीटर थे जब हमारा टाइम आया सर्व करने का, तो इस वक्त 4 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स बने हुए हैं। पावर जनरेशन कैपेसिटी जो यूपीए के टाइम में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में बनी है, पावर जनरेशन कैपेसिटी इतनी डबल होगी कंपेयर टू 1947 टू 2004। तो हम कहीं बैठे हुए नहीं थे, हमने बहुत काम किया इस मुल्क के लिए। ये तो इसीलिए थोड़ा सिलेक्टिवली पॉइंट उठाते हैं क्योंकि इनके पास असली अगर स्टैट्स पे, फैक्ट्स पे बात करने की ज्यादा बात, वो उनके पास ताकत नहीं है। एक और अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल जो शायद कुरैशी साहब भी इसका जवाब दे पाए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन में रहे हैं और संबित जी भी बता सकते हैं। मोदी साहब कहते हैं कि भाई मैं 60 महीने में वो करके दिखाऊंगा जो 60 साल में हिंदुस्तान ने नहीं किया है। वो तो ये भी भूल जाते हैं कि 72 महीने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, भाई आप 148 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आपके स्टेट में, गुजरात में, इन्फेंट मोर्टेलिटी 19वें नंबर पर है गुजरात। अब आप ही बताइए, वो तो वादा कर रहे हैं कि मैं 60 महीने में वो कर दूंगा जो हिंदुस्तान ने 60 साल में नहीं किया है, और अपने ही छोटे से स्टेट में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मुझे बताइए कैसे, क्या अब कुरैशी साहब क्या कहेंगे इस पे, संबित साहब क्या कहेंगे? नहीं, इस पर मैं इस पर संबित और उत्तर दूं। बिल्कुल आप उत्तर दीजिए, लेकिन उसके पहले बस एक ब्रॉड पैरामीटर। सलमान, अगर इस चर्चा से कुछ ठोस निकलना है तो हमें केंद्रित करनी होगी चर्चा इस बात पर कि आने वाले घोषणा पत्रों में किस हद तक सफाई दिखा पाएंगे पार्टियां, उस पर भी हम थोड़ा कंसंट्रेट करें तो वाकई कोई बात निकलेगी इस चर्चा में से। संबित, आपका जवाब। अब देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सलमान जी जो कि इतने वर्षों से सत्ता में हैं, लगभग 10 वर्ष आज पूरे होने वाले हैं सत्ता के, बजाय इसके कि वो उत्तर दे, वो बाकी सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इंक्लूडिंग द एंकर और जितने पैनलिस्ट हैं, क्योंकि वाकई इनके पास उत्तर देने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सलमान जी पूछिए, और किस प्रकार ओब्लिक रूट से नरेंद्र मोदी जी को अंदर लाना है, वो कांग्रेस से सीखना चाहिए। मगर अब मैं एकेडमिक डिस्कशन को कभी भी मोड़ना नहीं चाहूंगा। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल वर्डिक्ट दिया था तो 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक, उसने कहा था कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो को ले आना चाहिए, एक ये कहा था। दूसरा, उन्होंने कहा था हम क्यों इसको रेगुलेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था हम इसलिए रेगुलेट करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड ग्राउंड हो, जो लेवल ग्राउंड हो वो सबके बीच में एक जैसा हो, कोई ऊपर नीचे नजर ना आए। एंड दूसरा, उन्होंने कहा था इट विटिएट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को होने नहीं देता है और पूरे एटमॉस्फेयर को विटिएट करता है जी। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है कि हम झूठे वायदे ना करें। हाँ, ये हमारे राइट्स में है कि हम मैनिफेस्टो में क्या लिखे, मगर झूठे वादों से लोगों को गुमराह कदाचित ना करें। लेकिन कौन तय करेगा कि ये वादे झूठे थे या नहीं, किस हद तक एग्जैजरेट हुए या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक में।
इस वक्त दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने वेबसाइट्स खोली हैं जिसमें उनके घोषणा पत्र पर लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए इस बार सबसे बड़ा सुझाव यही होगा कि जो भी आप वादे करें, और ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं, हर पार्टियों के लिए सुझाव है कि जो भी आप वादे करें उसके पीछे तथ्य हो, आप ठीक से बताएं कि वो वादे कैसे पूरे होंगे। यहाँ पर हम इसी पर चर्चा करें। कुरैशी साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था पहले भाग में, कि जहां आपने कहा था कि अगर पार्टियां अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो उनका दंड है कि वो वोट नहीं मिलेंगे उन्हें, और उन्हें वोटर ही दंड देंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये वाकई काम करता है? क्या अब जरूरी हो गया कि इस पर भी विचार हो कि अगर बहुत ऊटपटांग वादे हों पार्टियों के और साल दर साल और चुनाव दर चुनाव वही वादे बार बार आए, तो कहीं ना कहीं कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने? देखिए, हाल के इलेक्शन में उभर के आ रहा है कि जनता देखती है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया तो वो उसको दंडित करती है, उसको हटा देती है। तो इसीलिए जो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी पे सारी डिबेट होती है, तो वो यही तो होती है कि अगर जिसने अच्छा किया उस पर ले आते हैं, बार बार ले आते हैं, जब खुश नहीं होते तो हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता इस परफॉर्मेंस को देखते नहीं, इतनी बेवकूफ़ है। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जनता को वो भूलने भी नहीं देती कि ऊटपटांग वादे किए थे, देखो अब इलेक्शन के बाद आए हैं, इन्होंने पहला वादे तो निभाए नहीं, अब आप क्या कहते हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक तो ऊटपटांग वादे पे तो ऑफकोर्स थोड़ी अंकुश ये खुद इंटरनल लगाएं, ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल को ठीक नहीं है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना भी तो संभव होना चाहिए ना, कि जो चीज़ इम्प्लीमेंटेबल ही ना हो। अब इसी डिबेट में खो जाएं कि इलेक्शन के दौरान कि वो अपना मैनिफेस्टो की पूरी इकोनॉमिक्स और सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और वो उसका बाल की खाल निकालें कि ये किस तरह होगा। तो बहुत मोटी मोटा ये सार पार्टी कह देगी कि जी हाँ, हमने बजट के जरिए या अपने बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए इसके लिए रेवेन्यू जुटा लेंगे और इनको इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन वो भी फिर कागजी कार्रवाई ही रह जाएगी, फिर मतलब ही नहीं है। जी एग्जैक्टली, इसलिए इसको वॉलंटरी तो उस पे रखें कि भाई ऊटपटांग जो वादे होने लग गए, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें मदाखलत करनी पड़ी, खुद ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए थी तो अच्छा था, वरना इसके ऊपर रेगुलेशन आने लग जाए, कोर्ट का ऑर्डर आने लग जाए तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और कोर्ट ने बहुत समझदारी का किया कि भाई ये जुर्म नहीं है, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। मेरे ख्याल से भी ये बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट डेमोक्रेटिक एक इंस्ट्रूमेंट है कि एक पार्टी अपना सामने रखती है प्रॉमिस कि मैं जब आऊँगा पावर में तो ये करूँगा, और जब वो नहीं करते तो उस पर जनता उनको दंडित करती ही है, पूछती है उनसे कि साहब आपने वादा किया था, 4.5 साल आप चुप रहे, अब सडनली आपको दोबारा वादा याद आ गया या आपने पूरा ही नहीं किया। इसलिए इसमें अगर दो वोटर पे भी छोड़ा चाहिए। पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इसको अगर हम दो भाग में बांटते, एक तो उस टाइप के वादे होते हैं जहां पर आप लैपटॉप दे रहे हैं, आप टीवी प्रॉमिस करते हैं, साइकिल प्रॉमिस करते हैं, मोबाइल देते हैं, मिक्सी, इस तरह के वादे होते हैं, लोक लुभावने, लेकिन शायद बजट पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं करते हैं, पॉपुलर होते हैं लेकिन रिलेटिवली चीप रहते हैं। दूसरे हैं बड़े वादे, बिग पिक्चर, वो कैसे होगा वो सवाल है। संबित, आपके पास आते हैं। यहाँ पर 20 करोड़ जॉब 10 साल में, ये एक वादा किया है बीजेपी में, शायद आपके घोषणा पत्र में भी ये दिखे। साथ में ही कि मनरेगा का स्कोप यहाँ बढ़ाया जाएगा और स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। क्या इस सब पर रियल डिटेल निकल कर आएंगे? देखिए, बेयर मिनिमम तक जाना और बिल्कुल थ्रेडबेयर डिटेल्स निकालना ये संभव नहीं है। जैसे अभी कुरैशी साहब ने भी किया, एक ग्रॉस पिक्चर प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। बीजेपी का मानना बहुत स्पष्ट रूप से दो है। पहली बात है, किसी भी आप विषय को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और उसका इम्प्लीमेंटेशन तब सक्सेसफुल होता है जब वो करप्शन से निजात रहता है, दूर रहता है, करप्ट मेथड्स उसमें नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मनरेगा का विषय कहा, आप देखिए, आप भी जानते हैं कि 30% लगभग साइफनिंग हो रहा है फंड का, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो विषय जमीन तक पहुंच नहीं पा रही है। आप अगर सही प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे तो पैसा भी बचेगा और बजटरी प्रोविजन में भी आएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्रायोरिटाइज करना, कि आपके पूरे मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी किसको है। क्या आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, या किसी और सेक्टर को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटाइज करने से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक छोटा सा बिंदु मैं जोड़ दूं कि हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के
इकोनॉमिक्स को भी हमने देखा, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे और सरकार को भी छोड़ के जाना पड़ा, और कहीं ना कहीं सब्सिडी का बर्डन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली सरकार पर पड़ा है। क्या आपको लगता है संबित, और ये सवाल सलमान सोज के लिए भी, कि अगर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अपने वादों के साथ उसकी कॉस्ट जोड़ी होती तो कुछ फर्क पड़ता? क्या वोट्स पर फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आम आदमी पार्टी ने इतने बड़े बड़े वायदे कर दिए, तारे जमीन पे लाने की बात कर दी, मगर जब डिलीवर करने का वक्त आया तो वो देखिए भाग खड़ा होना पड़ा। क्योंकि जब अप्रैल आएगा और पहला पानी और बिजली का बिल आएगा, तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो उन्होंने वायदे किए थे कि 50% कटौती हो जाएगी, वो केवल जगलरी था और आंकड़े। आपने भी वादा किया था संबित 30% कटौती होगी, दिल्ली के मैनिफेस्टो में आपका ये वादा था बीजेपी का, साथ में सब्जियों के दाम 30 दिन में कम होंगे, 12 सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर, फेरिस तो आपकी भी काफी लंबी थी। यहाँ पर सलमान के पास में आना चाहती हूँ। मैं इसमें जी, सब्जियों की लिस्ट में आप देखिए 4 सब्जियों के नाम लिखे थे, इंक्लूडिंग प्याज, जो कि उस समय बहुत महंगी थी। क्या आप तब बता पाते ये कैसे होता और कितना पैसा लगता? क्योंकि मूल सब्जेक्ट यही है। मैं आपको उत्तर दे दूं, आप अगर 1 सेकंड देंगे तो आपको ध्यान होगा, एक चैनल ने ये दिखाया भी था कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार आदरणीय शीला दीक्षित को कह रही थी कि हम 40 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, आप हमसे ले सकते थे प्याज, आपको विदेश से लाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, मेरे पास समय खत्म हुआ है और सलमान के पास जाना जरूरी है। सलमान, अंत में नरेगा की बात की संबित ने, मैं इसके साथ मिड डे मील स्कीम जोड़ दूं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जोड़ दूं, कुछ ऐसी स्कीम जिसे लोग आज कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के फेल्ड प्रॉमिसेस थे, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर नहीं किया। नहीं, क्या कह रही हैं आप? अगर आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को देखें, जो RGVVY स्कीम है या मिड डे मील स्कीम है, आपको कैसे लगता है कि पता है कि इस वक्त जो एनरोलमेंट रेशियो स्कूल में है हाईएस्ट है आज तक की हिस्ट्री में, वो कैसे है? पार्ट आप क्या कह रहे हैं सलमान? प्लीज नहीं, लिसन टू मी। नहीं, आप पहले बात नहीं, मिड डे मील स्कीम जो है इट्स अ कंट्रीब्यूटर टू हाई एनरोलमेंट रेशियोज। ये आप कहीं भी रिसर्च से देख लीजिए, मुझसे नहीं पूछिए, रिसर्च देखिए। जो ये एक तो कंट्रीब्यूटर है, ये कोई फेल स्कीम्स नहीं है। अगर फेल स्कीम्स होती तो फिर प्रॉमिस क्या साथ में आपने ये भी बोला था कि मिड डे मील स्कीम में जब आपने बच्चों को भेजोगे तो ये रिस्क लेते हैं वो कि खराब खाने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी? देखिए, ये गलत। सुनिए बात, सुनिए। नहीं, तो वो तो एक बात है। आप हाँ, जरूर ऐसे गड़बड़ वाली बात होती है और उस पर पनिशमेंट होनी चाहिए, और जो पार्टी डिलीवर ना करे उसको पनिशमेंट जरूर होनी चाहिए। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते भाई आपने ये प्रॉमिस किया फिर वो हुआ और वो पूरा नहीं हुआ, वैसे वो ठीक तरह वैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है मिड डे मील स्कीम की स्टेट्स में है, और कहीं कहीं अच्छी नहीं होती है, कहीं कहीं अच्छी होती है। जहां पर अच्छी नहीं होती वहां पर लोग वोटर जो है उनको जरूर 10 सेकंड पूरी तरह से सजा देंगे। लेकिन ये आपने जिस तरह से किया, हाँ, मेरे कहने का अब फाइनल ये बात है कि अगर आप वो अकाउंटिंग करेंगे मैनिफेस्टोज में, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, संबित जी भी कह रहे हैं, अल्टीमेटली लोग जो हैं मेरे ख्याल में समझदार हैं, उनको पता है कि कौन पार्टी काम नहीं करती, कौन पार्टी काम करती है, और किसका वादा पूरा हुआ, किसका नहीं हुआ, और जिसका पूरा हुआ उसके साथ रहिए, जिसका वादा पूरा ना हुआ उनको निकालिए। ये सिंपल सी बात है। तमन्ना, 5 सेकंड ले सकता हूँ? 2 सेकंड संबित प्लीज। तमन्ना, मैं एक युवा हूँ, सलमान जी भी युवा हैं। आज अगर ट्विटर को आप देखेंगे तो ट्विटर में एक ट्रेंड बना हुआ है कांग्रेस के लिए, हर हाथ लॉलीपॉप हर हाथ रेवड़ी। ये आज का ट्रेंड है, इसलिए मुझे लगा कि एक ह्यूमरस नोट में एंड करना चाहिए था। और ये भी कहना चाहिए कि जरूरी नहीं सिर्फ एक ही पार्टी लॉलीपॉप और बीजेपी वाले ट्रेंड कराते हैं। हमें पता है आपकी पेड आर्मी बहुत है ट्विटर पे, बहुत बड़ी। सलमान, हर पार्टी इस बार लॉलीपॉप बांटेगी, हर पार्टी इस बार लॉलीपॉप बांटेगी या बांटने का वादा करेगी, ट्रेंड करने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो तय है। अंत में सवाल ये है कि क्या उस लॉलीपॉप के कॉस्ट को भी वो बताएंगे अपने मैनिफेस्टो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।